दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप सभी का हमारे चैनल एम के सर लखनऊ में स्वागत है। आइए सीटीईटी टीईटी की तैयारी के लिए विज्ञान विषय में पहला क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं अर्थात क्या होता है। पहला आंसर है आपका हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा है आपका प्रोटॉन, तीसरा है हाइड्रोजन आयन या चौथा है डी नंबर हाइड्रोनियम आयन। तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर डी के साथ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो इसमें होता क्या है कि अम्ल है जैसे H2SO4 है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको जब जल में घोलते हैं, जलीय विलयन कर जब जल में घोला जाए तो उसको जब घुल जाता है अम्ल तो उसमें हाइड्रोनियम आयन अलग हो जाता है, अर्थात अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। चलिए स्टूडेंट्स मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सोडा अयस्क का सूत्र क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, सोडा अयस्क का सूत्र क्या होता है। पहला नंबर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है आंसर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट और चौथा आंसर है आपका सोडियम सल्फाइड। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर बी के साथ जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडा अयस्क को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए मित्रों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है, ऐसी कौन सी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी सामान्य ताप पर द्रव होती है। पहला उत्तर है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, पहला उत्तर है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो वो क्वेश्चन करता है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो वह धातु बताइए जो समान ताप पर द्रव होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ये तो जल होता है, ये धातु नहीं है। ब्रोमीन गैस होती है आपकी, कैल्शियम आपका तत्व है, ठीक है। और मरकरी जो होता है ये क्या है आपका, ये है धातु, और ये सामान्य ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। ठीक, ओके। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं मित्रों। क्वेश्चन है नंबर 4, कैल्कोपाइराइट का सूत्र क्या होता है। कैल्कोपाइराइट का सूत्र क्या है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैल्कोपाइराइट क्या है। तो कैल्कोपाइराइट एक प्रकार का अयस्क है, और अयस्क किससे प्राप्त होते हैं हमको, अयस्क हमको खनिज से प्राप्त होते हैं। तो ये कैल्कोपाइराइट किसका अयस्क है, ये है आपका कापर पायराइट। ये अयस्क है कापर का, किसका है। तो आंसर नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, कापर पायराइट। CuFeS2 इसको बोलते हैं कापर पायराइट, और ये कापर यानी तांबा का क्या होता है, अयस्क, और इसका दूसरा नाम है कैल्कोपाइराइट। ठीक, तो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक का कार्य करता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र SO2। तो ये विरंजक का कार्य करता है, तो किस कारण से करता है, विरंजक का जो कार्य करता है ये किस कारण से करता है। तो पहला आंसर है आपका अपचायक गुण के कारण, दूसरा आंसर है आपका ऑक्सीकारक गुण के कारण, तीसरा उत्तर है आपका उत्प्रेरण के कारण, और चौथा उत्तर है आपका निर्जलीकरण के रूप में। तो कौन सा उत्तर होगा मित्रों बताइए। इसका जो उत्तर है वो अपचायक गुण के कारण, अर्थात किसके साथ आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट यानी ए के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जब तक हमको बेसिक क्लियर नहीं होता क्वेश्चन नहीं कर पाना होता। अभी तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको तेजी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका एक मेथड बनता जाएगा पढ़ने का। ये कोशिश करना है इस प्रकार पढ़ने की, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सभी भाई बहनों देखते जाइए, अच्छे ढंग से पढ़ते जाइए। हमारा उद्देश्य है अच्छे टीचर्स को सहायता करना, जो कि आगे बढ़ करके आए और बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन
स्वरूप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जितना ज़्यादा मेहनत कर सकें उतना ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 6वां, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तत्वों का, तत्व जानते हैं ना, कितने तत्व हैं टोटल, कुल कितने तत्व हैं? 118। पहला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा है जो खोजा गया है? आग्नेसन। ठीक है, ये सब चीजें पता होना चाहिए हमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर नंबर जो पहला है वो डे ब्राइनर है, दूसरा है न्यूलैंड, तीसरा है मेंडलीव और चौथा है लोथरमेयर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा मित्रों? इसका उत्तर जो होगा वो सी के साथ जाएगा, अर्थात मेंडलीव ने सबसे पहले प्रथम आवर्ती वर्गीकरण तत्वों का प्रस्तुत किया। चलिए ठीक है, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर उत्तर बताऊं तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो किसका होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है अर्थात एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, अर्थात उत्तर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। ठीक है, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, मतलब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण से, क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से पहले पढ़ना होता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं इतने पढ़े जा चुके हैं कई बार कि उसका आंसर हम लोग तुरंत दे देते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम तुरंत नहीं दे पाते हैं। तो ये कोशिश करना है पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ें। ओके, तो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहला आंसर है आपका मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, दूसरा उत्तर है वक्रता केंद्र पर, तीसरा वक्रता केंद्र से परे और चौथा उत्तर है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका चौथे के साथ चला जाएगा, डी के साथ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर दर्पण जानते हैं कैसा होता है? अगर आपने देखा होगा तो उत्तर दर्पण ऐसा होता है, इधर पॉलिश होती है अंदर साइड में, ये मुख्य अक्ष होती है और जब इसके बाएं साइड हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ये पॉइंट जो होता है मुख्य अक्ष पर, ये होता है आपका क्या होता है? ध्रुव। और यहाँ पर क्या होता है? इसका मुख्य फोकस। तो फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच ही हमेशा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण से सदैव जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ही बनता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में वृक्षों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं क्योंकि? इस क्वेश्चन का अर्थ समझे आप? मतलब जैसे गर्मी के दिन होते हैं, अगर हम रोड से जा रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, तो आगे जो दूरी, कुछ दूरी पर हमको ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है और पेड़ जो रोड के किनारे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? आपको उल्टे दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? तो पहला उत्तर जो इसमें लिखा है उस भाग में जल होता है, दूसरा उत्तर है पेड़ों से चलने वाली किरणों का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, तीसरा उत्तर है रेत के कण चमकते हैं और चौथा उत्तर है पेड़ों से चलने वाली किरणें आंख में सीधी नहीं पहुंचती हैं। तो आंसर नंबर इसमें किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ, पेड़ों से चलने वाली किरणों का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, इसलिए रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में वृक्षों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो ये रेगिस्तान की बात कर रहा है। वैसे भी नॉर्मली हम लोग गर्मी में जब जाते हैं, रोड से गुजरते हैं, तो रोड जहाँ पर होते हैं उसके आगे कुछ दूरी पर हमको ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है। तो एक ही बात है, चाहे रेगिस्तान में कहें और चाहे गर्मी के दिनों में अपने यहाँ रोड में जाए, ठीक है, चिलचिलाती धूप में, तो दोनों ही जगह पर आपको क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वस्तुएं उल्टी दिखाई पड़ती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, कैसा होता है, बताइए? उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है? तो इसका जो उत्तर होगा, पहला उत्तर है सदा अभिसारी, दूसरा उत्तर है सदा अपसारी, ना अभिसारी ना अपसारी, और चौथा उत्तर है वस्तु को दूर रखने पर अभिसारी परंतु निकट रखने पर अपसारी। उत्तल लेंस की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर जो आपका उत्तर चला जाएगा दोस्तों वो डी नंबर के साथ चला जाएगा, अर्थात वस्तु को दूर रखने पर उत्तल लेंस अभिसारी होता है परंतु निकट रखने पर अपसारी। ये कैसे होता है उत्तल लेंस आप जानते होंगे, विज्ञान के स्टूडेंट है। ये ऐसा होता है लगभग, मतलब क्लियर नहीं बन पा रहा है, स्क्रीन है ये, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष हो जाती है, ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर बीचों बीच हो जाता है, ये आपका यहाँ मुख्य फोकस, ये F1 F2 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार F1 यहाँ पर और F2 यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें बन नहीं रहा है। तो जब हम यहाँ फोकस F1 तक रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है, लेकिन जो ही आगे बढ़ते हैं मतलब यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब इस साइड बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब ये निकट जाते हैं तो अपसारी का काम करता है उत्तल लेंस, और जब दूर जाते हैं इधर जाते हैं तो और वस्तु को रखते हैं तो ये अभिसारी की तरह कार्य करता है। अभिसारी का मतलब वहां से निकलने वाली किरणें को एक बिंदु पर क्या करता है, कलेक्ट कर देता है, ले आता है। और अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरी किरणों को बाहर ले जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्वस्थ आंखें, किसी भी व्यक्ति की स्वस्थ आंख जो होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। पहला उत्तर है 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 50 सेंटीमीटर और चौथा है अनंत। तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर होगा बी नंबर के साथ चला जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिभाषा बताना हो तो मैं बता दूं, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते जाएंगे और आप भी पढ़ते जाइए, क्योंकि जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे आप तब तक आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूर की वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा, सी नंबर के साथ, ठीक है। दूर की वस्तुएं, अनंत दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास की या बहुत छोटी वस्तु को देखना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ओमीय प्रतिरोध होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ओमीय प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है। तो ये सब क्या है लेक्चर में डिस्क्राइब होता है, तो मैं लेक्चर डाल दूंगा आपको, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें डिस्क्राइब रूप में, वर्णन के रूप में आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और जब तक बेसिक हमारा पूरा क्लियर नहीं होता है हम पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा कि कौन सा प्रतिरोध ओमी होगा, तो यहाँ जो आपका डी उत्तर है, कौन सा है, डी उत्तर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो डी उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात चौथा उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है मतलब किसका मात्रक है। तो पहला उत्तर है विद्युत विभवांतर, दूसरा उत्तर है विद्युत सामर्थ्य का, तीसरा है ऊर्जा का और चौथा आंसर है आवेश का। तो इनमें से आपका एक उत्तर सही है। तो बताइए, अब तक आप समझ गए होंगे। तो ये जो है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, अर्थात जो आंसर है सी नंबर के साथ चला जाएगा। ओके, देश हित में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे टीचर का सहयोग करने के लिए हम आए हैं और वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्राइब भी करेंगे, आंसर भी देंगे, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन होंगे और अति लघु उत्तरीय भी होंगे जो कि सीटीईटी के पैटर्न में पूछे जाते हैं। अभी पेडागॉजी भी पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। ओके, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। मनुष्य का, हम आदमी हैं और बहुत से जीव होते हैं, ठीक है, लेकिन मनुष्य के लिए कह रहा है तो उत्सर्जी कौन सी चीज का वो उत्सर्जन करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी के साथ चला जाएगा, अर्थात जो यूरिया है ये प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है मनुष्य का। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वां नंबर। क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पहला उत्तर है जाइलम के द्वारा, दूसरा उत्तर है फ्लोएम के द्वारा, तीसरा है जड़ों के द्वारा और चौथा है सभी के द्वारा। इन चारों में से आपका एक उत्तर सही है, तो सही उत्तर है आपका बी के साथ चला जाएगा, फ्लोएम के द्वारा आपका खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। कोसा विभाजन में सक्रिय हार्मोन होता है, कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये जो पहला उत्तर है आपका एब्सिसिक अम्ल है, दूसरा उत्तर है इंडोल एसिटिक अम्ल है, तीसरा उत्तर है साइटोकाइनिन और चौथा उत्तर है जिबरेलिन। अच्छा, आप ये भी मित्रों सोचते होंगे कि सर आप उत्तर दे दीजिए, आप जो है उत्तर बता दीजिए, आप चारों उत्तर क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब हम देखते हैं तो कुछ हमारा माइंड करता है, चीजें सामने आती हैं और भूल जाती हैं, लेकिन सुनते हैं और जब हम देखते हैं तो वो कुछ स्थायी में बैठ जाती है, और जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा स्थायित्व माइंड के अंदर आ जाता है, पढ़ने वाला, वो चीजें बहुत दिनों तक याद रहती हैं। तो पहला नंबर होता है सुनना, फिर होता है देखना और फिर होता है क्रियान्वयन कार्य करना। इन तीनों में इसीलिए मैं सभी चीजें बोलता हूँ, सभी चीजें जब आप सुनते हैं तो काफी देर तक आपके दिमाग में वो रहता है। ठीक है, इसलिए बोलना ज्यादा उचित होता है। चारों आंसर बोलेंगे, वो चारों आंसर किसी न क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर होंगे। चलिए, तो कोसा विभाजन में सक्रिय हार्मोन है, तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा है? आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा, साइटोकाइनिन, ये उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, किससे होता है? पहला उत्तर है अग्र मस्तिष्क से, दूसरा उत्तर है मध्य मस्तिष्क से, तीसरा उत्तर है पश्चिम मस्तिष्क से और चौथा उत्तर है मेरुरज्जु से। अब जैसे ये मैंने चार उत्तर पढ़े तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि देखिए मस्तिष्क में तीन चीजें हो गई और मेरुरज्जु क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो इससे कई चीजें पता चलने लगती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया, यानी प्रतिवर्ती का मतलब होता है कोई चीज घटना हो या उसका तुरंत हमने क्या कर दिया? प्रतिवर्त कर दिया, मतलब उत्तर दे दिया। जैसे अचानक पैर सर के ऊपर पड़ जाए तो क्या होता है? तुरंत ही पैर हम हटा लेते हैं, वहां माइंड काम नहीं करता है, वहां प्रतिवर्ती क्रिया काम करती है। वो किसके द्वारा संचालित होती है? वो संचालित होती है दोस्तों मेरुरज्जु, अर्थात यहाँ पर जो उत्तर चला जाएगा आपका किसके साथ चला जाएगा? आंसर नंबर डी के साथ। ओके, थैंक यू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 19 है, निद्रा कारक दवाई कौन सी है? निद्रा कारक मतलब जिसमें हमको नींद आने लगे, है ना? तो एम्फेटीन है पहला उत्तर, दूसरा उत्तर है चरस और गांजा, तीसरा है अफीम और चौथा है बार्बिट्यूरेटस। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग भी नहीं जानते, वो पढ़ पढ़ के सीखना होता है। जैसे बार्बिट्यूरेटस क्या होता है ना हमने कभी देखा ना हम जानते, चरस और गांजा तो खैर हमने देखा है, अफीम भी देखा है, एम्फीटेमिन नहीं देखा है, बार्बिट्यूरेटस नहीं देखा, नहीं जानते। लेकिन चूंकि किताब में लिखा हुआ तो समझ सकते हैं ये एक ऐसी दवाई है जिसके द्वारा हमको नींद आने लगती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, बार्बिट्यूरेटस, अर्थात निद्रा कारक जो दवाई होती है वो कौन सी होती है? बार्बिट्यूरेटस। ओके, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपूर्ण प्रभाविता किस पौधे में देखी गई? अपूर्ण प्रभाविता किस, मेंडलीफ ने बताया था ना इसके बारे में। तो अपूर्ण प्रभाविता, इसका जो उत्तर है वो उत्तर है आपका सी के साथ जाएगा, गुलबांस। किसके साथ जाएगा? गुलबांस के साथ। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था जिसका उत्तर है गुलबांस। ठीक, तो दोस्तों देश हित में बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग अच्छे टीचर की सहायता कर रहे हैं। जो भी टीचर्स बनने जा रहे हैं वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे काम करते रहेंगे।
ऐसी हमारी शुभकामना भी है, कामना भी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।